गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एमएसपी फॉर खरीफ क्रॉप्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने भी एमएसपी जो है वो खरीफ क्रॉप्स जो है वो उस पर बढ़ा दी है। 4 से 9% जो है एमएसपी बढ़ाकर अनाउंस किया है। अब पहले तो हम देखते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। जो आपके जो रेनी सीज़न, जो मानसून के टाइम पर जिनको उगाया जाता है उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, और जो सर्दी के वक्त उगाया जाता है जिन्हें उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो ये जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं ये आपके जनरली जो है जुलाई का जो सीज़न होता है उस टाइम पर उगाई जाती है जब बारिश होने वाली होती है। तो वैसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जुलाई में उगाया जाए। जैसे साउथ में थोड़ा मानसून जल्दी आ जाता है तो वहाँ पर इवन एंड ऑफ द मई या जून के टाइम पर ही है जो है क्रॉप्स को सो कर दिया जाता है। तो अब जो है क्योंकि ये रेन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है तो इसलिए मानसून की ही मूवमेंट को देख के ही जो है वो उसके आसपास जो है खरीफ क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो एक कॉमन खरीफ क्रॉप्स के कुछ नाम मेंशन है यहाँ पर, ये आपको पता ही होंगे। अब रबी क्रॉप्स क्या होती है? रबी क्रॉप्स आपके विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। अक्टूबर से नवंबर पीरियड के बीच में इसको उगाया जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च या अप्रैल में जाके, ठीक है। सो अब कुछ नीचे आपके यहाँ पर रबी क्रॉप्स यहाँ पर मेंशन है। अब एमएसपी क्या है? एमएसपी 1966-67 के आसपास जब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया तो एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि गवर्नमेंट जो है वो रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो फार्मर्स को उनकी क्रॉप के लिए दे सके। अब एक तरह से फार्मर्स को मार्केट अनसर्टेनिटीज से बचाने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था। कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो अगले साल ही इसको बंद कर दे। कोई लॉ नहीं ऐसा कहता है गवर्नमेंट को कि इसको चलाना ही पड़ेगा, बट गवर्नमेंट आज तक इसको चलाती आ रही है और आने वाले टाइम में भी गवर्नमेंट ने बोला है वो इसको चलाते रहेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं एमएसपी के अंडर, ये यहाँ पर मेंशन है। 7 सीरियल क्रॉप्स हैं, 5 पल्सेज हैं, 7 ऑयल सीड्स और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। हमारे जो IISc बेंगलुरु है वो फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बना है एज़ पर दी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो है। 19th एडिशन जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का उसको रिलीज़ किया गया अभी रिसेंटली। और IISc जो है उसका 155th रैंक आया इस बार। और लेकिन जो है वर्ल्ड के टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी बना है IISc बेंगलुरु, इवन अहेड ऑफ हार्वर्ड, प्रिंसटन एंड MIT, ठीक है। IIT जो गुवाहाटी है और रुड़की है, इनके रैंक यहाँ पर दिए हुए हैं 37th और 47th। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो भी एक न्यू एंट्रेंट बना है 48th रैंक के साथ। तो टॉप 50 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इनका नाम आ गया है, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स पिछले जो है कई सालों से जो है MIT, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जो है वो इस ऑर्डर में ही जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ रही हैं। अब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स क्या हैं? ये लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट हैं क्वाकर अली साइमंड्स। ये एनुअल पब्लिकेशन निकालते हैं यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ 4 मेजर क्राइटेरियाज, रिसर्च, टीचिंग, एम्प्लॉयबिलिटी और इंटरनेशनल आउटलुक, उसके बेसिस पर रैंकिंग की जाती है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स दिए गए हैं कि एकेडमिक रेपुटेशन को वो 40% जो है वो इंडेक्सिंग में यूज़ करते हैं। एकेडमिक सर्वे किया जाता है, लगभग 94,000 एक्सपर्ट्स का जो है वो राय ली जाती है रिगार्डिंग द टीचिंग एंड रिसर्च क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़। फिर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, उसका 20% का जो है वो एक तरह से वेट है इस इन रैंकिंग्स में। फिर ऐसे ही साइटेशंस पर फैकल्टी, एम्प्लॉयर रेपुटेशन और इंटरनेशनल फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इन सब की भी जो है यहाँ पर वेटेज दी गई है कि कितना वेटेज ली जाती है वाइल डिसाइडिंग अपॉन दीज रैंकिंग्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो RBI की 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4.9% जो है वो कर दिया है। अब क्यों किया है? RBI गवर्नर कह रहे हैं कि 70% जो इन्फ्लेशन है वो फूड प्राइसेस की वजह से हो रही है, और जो है वो फूड प्राइसेस ऑफ कोर्स यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी जो हैं वो अब इतने बढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट पहले जो है वो ये अज्यूम करती थी कि उनकी पॉलिसी जो है वो जब जो है इस पर बेस्ड है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस विल ऑलवेज रिमेन अंडर $70 पर बैरल। लेकिन अब जो है वो 100 या $105 जैसे अभी तो $120, $125 तक पे पहुंच गए थे। तो अब गवर्नमेंट जो है अपनी एक्सपेक्टेशन ये रख रही है कि $105 जो है वो एवरेज प्राइस जो है क्रूड ऑयल का रहेगा, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी है।
हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? आपके फ्यूल की, फूड की, जो मतलब आपके हेडलाइन में रहती है, आपको याद रखने के लिए ईजी है कि आपके न्यूज़ की हेडलाइंस में जो रहती है, फूड के प्राइसेस कितने रह गए हैं, कितने हो गए हैं, फ्यूल के कैसे हो गए हैं, उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन भी 8 साल के सबसे हाईएस्ट रेट पर पहुंच गई है। और ये कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, इंडिया में तो फिर भी थोड़ा मतलब आप देख सकते हो तो कंपैरेटिवली लो है, बट बाकी कंट्रीज़ में इसके जो इफेक्ट दिख रहे हैं इन्फ्लेशन के, वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ जो है ग्लोबल फिनोमेना की वजह से हो रहा है। और अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखते हैं, तो ये सेंट्रल बैंक की कमेटी है ऑफ कोर्स, और मॉनेटरी पॉलिसी का कैसे जो है वो डिसीजन लेती है ये। तो उस एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का बजटिंग की पॉलिसी, तो वो तो गवर्नमेंट अपने आप डिसाइड करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो होता है कि मनी की सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में कैसे कितनी रहनी चाहिए ताकि इन्फ्लेशन ना हो, प्राइस स्टेबिलिटी कैसे बना के रखनी है, तो उसके डिसीजन जो है उसका काम आरबीआई को, और ये आरबीआई लेड मॉनेटरी पॉलिसी को दे दिया है। ठीक है, 2016 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी एक एक्ट के द्वारा, और इसको बताया, इसका मैंडेट ये है कि पॉलिसी रेट इसने डिसाइड करना है ताकि इन्फ्लेशन जो टारगेट है इसका 4% ±2 का, उसको कैसे अचीव किया जा सके। ठीक है, अब जो है मेंबर्स कौन कौन होते हैं एमपीसी के अंदर? आरबीआई गवर्नर जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। डिप्टी गवर्नर जो है मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज ऑफ आरबीआई, वो भी इसके मेंबर होते हैं। कोई आरबीआई के ऑफिसर ऑफ द बैंक जो कि सेंट्रल बोर्ड जो इसको नॉमिनेट करेगा वो भी इसका मेंबर होता है। और 3 पर्सन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है, जो कि पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी और स्टैंडिंग हैविंग एनी नॉलेज होते हैं। ठीक है, सो अब ये इसका जो है वो कॉम्पोजिशन है, और इसका काम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करना कि कितनी मनी सप्लाई रखनी चाहिए, रेपो रेट डिसाइड करना, ये सब जो है काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के मौके पर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है। अब इस साल जो है वो आपके तमिलनाडु जो है वो टॉप रैंकिंग स्टेट रहा है जो है लार्ज कैटेगरी स्टेट्स के अंदर। स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में गोवा फर्स्ट नंबर पर रहा है, और यूटीज़ की कैटेगरी में जम्मू कश्मीर जो है वो टॉप पर रहा है। ठीक है, अब ये फूड सेफ्टी इंडेक्स है क्या? 2018-19 में इसको स्टार्ट किया गया था। FSSAI जो है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको जो है वो डेवलप किया है, और कंट्री में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए फूड सेफ्टी इकोसिस्टम में उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग एटसेट्रा। तो ये पैरामीटर्स के बेसिस पर ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो अब FSSAI क्या है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। 2008 में इसको सेटअप किया गया था ताकि फूड हाइजीन और क्वालिटी इंडिया में उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंडर इसको बनाया गया है। इसको हेड कौन करता है? एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। ठीक है, अब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून 2022 को सेलिब्रेट किया गया। इस साल का थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। यूनाइटेड नेशंस ने 2018 में डिक्लेयर किया कि फूड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि प्रिवेंट किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके और मैनेज किया जा सके फूड बॉर्न रिस्क को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जॉइंटली मिलकर जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को मनाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीन जॉब्स। तो जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के इवेंट को जो है पीएम मोदी एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने एक ग्रीन जॉब्स शब्द का इस्तेमाल किया। तो ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं? वो जॉब्स जो कि प्लैनेट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं, चाहे वो जैसे रीन्यूएबल एनर्जी की जॉब्स हों, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड जॉब्स हों, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड जॉब्स हों। तो बेसिकली जो आपके इन्वायरमेंट पे अच्छा इम्पैक्ट डाल रही हैं वो जॉब्स को जो जनरेट करने की बात की गई है। अब इन जॉब्स के जनरेट होने से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगी, वेस्ट एंड पोल्यूशन कम होगा, इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन होगी, और जो आपके क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के जो को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, सो अब इसके लिए जो है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स भी निकाला था, ऑफ कोर्स 2015 में, याद होगा आपको। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट है और इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है। किसने बनाया मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने और CII ने, ठीक है, ताकि इंडस्ट्री लेड कोलैबोरेटिव स्किल्स पुश किए जा सकें और वो ग्रीन जॉब्स को कंट्री में ला सकें, ठीक है। अब ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका कहता है कि अगले डेकेड तक इंडिया में 3 मिलियन जॉब्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ही सिर्फ क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। अब वर्ल्ड वाइड सिनारियो ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्टिवली मिलकर भी ग्रीन जॉब्स इनिशिएटिव 2008 में शुरू किया था, ताकि जो है ग्रीन जॉब्स के लिए इंडिविजुअल्स को बेटर ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है वो दिया है कि वो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स प्रोक्योर करना चाहते हैं इंडियन नेवी के लिए एट द कॉस्ट ऑफ 36,000 करोड़। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉर्वेट क्या होते हैं। कॉर्वेट जो है वो स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ नेवल शिप होती हैं, तो वॉरशिप से कम और इवन फ्रिगेट से भी कम ये साइज़ की शिप्स होती हैं। बहुत ही फास्ट होती हैं, बहुत एजाइल होती हैं और इनको जनरली मिसाइल बोट्स, एंटी सबमरीन शिप्स, कोस्टल पेट्रोल क्राफ्ट्स या फिर फास्ट अटैक नेवल वेसल्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। अब जनरली इसको 18th से 19th सेंचुरीज़ में इसका बहुत यूज़ होता था। इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कॉर्वेट को जो है वो वेसल माना जाता था जिससे एंटी सबमरीन जो है रोल्स नेवीज कंडक्ट करती थी, ठीक है। तो इंडिया के पास कौन सी तरह की कॉर्वेट्स हैं? कमोटा क्लास कॉर्वेट्स हैं इंडिया के पास, INS कमोटा, INS कदमाट, INS किल्टन और INS कवारती, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जनरेशन जो कॉर्वेट्स इंडिया प्रोक्योर करना चाहते हैं उनमें क्या कैपेबिलिटी होगी? तो एग्जिस्टिंग वाली में तो ऑफ कोर्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी उसमें सर्वेलेंस मिशन, एस्कॉर्ट ऑपरेशंस, डेटरेंस, सरफेस एक्शन ग्रुप ऑपरेशंस, सर्च एंड अटैक एंड कोस्टल डिफेंस, ये सारी कैपेबिलिटीज़ जो है अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स एंटी सबमरीन रोल्स जो है इन नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स में डाली जाएंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया वियतनाम डिफेंस टाइज। तो इंडिया वियतनाम ने जॉइंट विजन स्टेटमेंट और इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड 2030 है, ये विजन डॉक्यूमेंट साइन किया है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो हैं वहाँ पर विजिट पर हैं। तो इसके टाइम पर कुछ इस विजिट के टाइम पर कुछ एग्रीमेंट साइन जो हुए हैं, ऑफ कोर्स ये जॉइंट विजन का ही पार्ट है वो भी। तो उसमें जो कुछ की इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ये $500 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने दिया उनको, ताकि वियतनाम की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव हो सके। इंडियन जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदेंगे उसको उस डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट से और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें वो है MOU ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब इसमें होगा क्या कि पहली बात तो वियतनाम ने पहली बार किसी कंट्री के साथ ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें होगा क्या कि जो दोनों कंट्री की मिलिट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के बेसिस का यूज़ कर सकेंगी फॉर रिपेयर और रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाईज। डिफेंस यूज़ के लिए नहीं, मतलब जो आपके रिपेयर के लिए या फिर सप्लाईज रिप्लेनिश करने के लिए, उन सब यूज़ के लिए जो है मिलिट्रीज एक दूसरे का बेसिस का यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो इंडिया जो है उसने तो ऑलरेडी जो है US के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया और सिंगापुर के साथ ये एग्रीमेंट्स जो है रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक पैक्ट एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए हुए हैं। अब इंडिया जो है वहाँ पर लैंग्वेज और IT लैब जो है वहाँ के एयरफोर्स ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए 2 सिमुलेटर्स क्या होता है, मतलब एक तरह से आप लगा सकते हो कि वर्चुअली उनको जो है कैसे वो प्लेन उड़ाना है, तो उसके लिए वर्चुअल एक तरह से सिमुलेटर्स होते हैं, उसमें ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सच में प्लेन उड़ा रहे हैं। तो उसके थ्रू ट्रेनिंग देना या फिर उनको मॉनेटरी ग्रांट देना, ये सब जो है इंडिया उनको हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिकवरी ऑफ स्कल्पचर्स। तो 10 एंटिक्विटीज़ जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स से रिट्रीव की हैं वो अब गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को हैंड ओवर कर दी गई हैं दिल्ली में। तो उसमें से कुछ जो रिटर्न स्कल्पचर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला द्वारपाल हैं, ठीक है। द्वारपाल ये जो है विजयनगर डायनेस्टी के टाइम को बिलोंग करते हैं, 15 से 16 सेंचुरी के आसपास। दूसरे हैं नटराज की जो आपकी मूर्ति है। तो नटराज जो है ऑफ कोर्स आपको पता है डिपिक्शन ऑफ शिवा है, ठीक है। अब कंकाल मूर्ति, तो ये कंकाल मूर्ति जो है वो फेयरसम एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड शिवा और भैरव को दर्शा रही है।
फिर है नंदीकेश्वर। अब ये त्रिभंग पोस्चर में फोल्डेड आर्म्स के साथ खड़े हैं और कहा जाता है कि ये 13th सेंचुरी का ये स्कल्पचर है, ब्रॉन्ज इमेज है एक्चुअली। लास्ट है आपका स्टैंडिंग चाइल्ड संबंदर। तो संबंदर तो आपको पता है पॉपुलर 7th सेंचुरी चाइल्ड सेंट थे, और ये लॉर्ड शिवा के प्रेज में हिम्स जो है वो कंपोज करते थे, तो उनकी भी जो है वो एक जो है आपको स्कल्पचर रिसीव हुआ है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is MSP for Kharif crops. So central government has recently raised the MSP for Kharif crops by about 4 to 9%. So these Kharif crops are generally sown in the rainy season, and the Rabi crops are sown in the winter season. So Kharif crops are sown with the beginning of first rains. So generally in North India, these are sown by the starting of July or end of June, when the rains arrive in North India. But in South India, so basically it depends upon the arrival of rains or the arrival of monsoon. So like in South India, these crops are sown at the end of May or starting of June. So these crops are basically dependent upon the quantity of rainwater which is received by the southwest monsoon. So these crops are dependent on quantity of rainwater, and the common kharif crops are cereal crops, fruit crops, or these crops basically mentioned here are these are the common kharif crops. So what are the rabi crops? So rabi crops are basically sown in the winter season. That's why they're called rabi crops, and they are sown in the October to November period, and they are harvested between the month of March and April. They are cultivated in the dry season, so timely irrigation is important for growing these crops. So what are the common rabi crops? The list is mentioned here, of course. So why I have mentioned these lists? Because sometimes the UPSC asks the question regarding these crops also, which of these is kharif crops or which of these is rabi crops, or even in a statement they can mention these are kharif crops, or they so you have to see if these statements are correct or not. So about the MSP system, of course, in 1966 or 67, this system was launched by the government during the agricultural reforms. So it is a minimum price for any crop that the government considers as remunerative for farmers. So these prices are announced to protect the farmers from the market uncertainties, but these prices do not have any statutory backing. So if the government wants, they can take it back tomorrow. So of course, but the government has time and again confirmed that they are not having any plan to take back these MSP, and they are rather strengthening it so that the farmers get the remunerative prices. So what kind of crops are covered under MSP? So these are the 7 cereal crops are there, 5 pulses, 7 oil seeds, and 4 commercial crops. These are covered under the MSP. So total about 23 crops are covered under MSP, which the central government provides. So the next topic is QS World University Rankings. So Indian Institute of Science, Bengaluru has become the fastest rising South Asian university as per the QS World University Rankings of 2023. So this 19th edition has been published recently, and IISc Bengaluru has become the fastest rising South Asian university. It has attained the 155th rank, but it has become the world's top research university, even ahead of Harvard, Princeton, and MIT. So IITs of Guwahati and Roorkee have secured 37th and 47th rank respectively, and a new entrant is also there in the list, the University of Madras, and basically these universities have made it to the elite list of global top 50 research institutions, but the top 5 are of course the MIT, Cambridge, Stanford, Oxford, and Harvard. So what is this QS World University Ranking? So it is basically a London-based global higher education analyst, Quarterly Simons, and it publishes an annual publication of university rankings. So they consider 4 major areas: research, teaching, employability, and international outlook. Based upon that, they release these index or these rankings.
So these are the parameters involved. So academic reputation gets the weightage of 40% in while making these rankings. Faculty student ratio gets the 20% weightage. Citations per faculty also 20% weightage, and so on. Employer reputation and international faculty student ratio, etc. So based upon these parameters and weightage, these rankings are formed by the Quackerly Simons, which is the higher education analyst. Okay. So the next topic is Monetary Policy Committee. So RBI's six-member Monetary Policy Committee has voted unanimously to raise the repo rate to the level of 4.9%. The aim is to tame inflation, which is rising exorbitantly. And RBI governor has said that 70% of the inflation that country is witnessing is because of food prices, and those food prices are seeing rise in prices because of the uh, global situation that has evolved during due to the conflict in Ukraine. So generally, we import, of course, crude oil, and before this period we expected that our all our policies were formed with the assumption that the crude oil prices would not cross $70 or $80 at max, but now the 100 or $120 has become the new normal for crude oil prices. So now the MPC is assuming that they are expecting that $105 would be the price of crude oil in the next few months or year. And headline inflation, that is the price of fuel and food, has increased by about 170 basis points. Retail inflation is at the 8-year high. So this is not something that is unique to India, it is a global phenomena. US is witnessing the worst form of it. All of it is linked to the Russia Ukraine conflict and other, of course, supply chain disruptions which have been caused by other issues. And what is the Monetary Policy Committee? Of course, monetary policy is a tool that our central bank uses to control the money supply in the market or the economy. And the objective of RBI's monetary policy is to maintain price stability. So in 2016, RBI Act was amended to provide the legislative mandate to the central bank so that this MPC can be formed. So MPC basically determines the policy rate which is required to achieve the inflation target. So they have an inflation target of 4% plus minus 2. Okay. So decision of Monetary Policy Committee shall be binding on the central bank, and it's a six-member Monetary Policy Committee. RBI governor is the ex officio chairperson. Deputy governor of RBI, who is in charge of the monetary policy, is also a member. Officer of the central bank, which is nominated by the central board, is also a member. And three persons are appointed by the central government who belong to the who have some certain knowledge of economics, or they have experience in the field of banking or finance or monetary policy. So the next topic is State Food Safety Index. On the occasion of World Food Safety Day, Union Minister of Health and Family Welfare has released this fourth state food safety index for the year 2021 and 22. So this year, Tamil Nadu is the top ranking state among the large category of states. Goa has stood first in small states, and Jammu and Kashmir became the first top state in the category of UTs. So what is this food safety index? Of course, it was started in 2018-19. So aim is to create a competitive and positive change in the food safety ecosystem of the country. So Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has developed this state food safety index, and these parameters are used to give rankings to the states or UTs. Human resources and institutional arrangements, compliance, food testing, etc. These are the parameters based upon which this food safety index is prepared. So about the FSSAI, it's an autonomous body under Ministry of Health and Family Welfare. It was set up in 2008 as per the Food Safety and Standards Act of 2006. So it has the mandate to oversee proper monitoring of food hygiene and quality in India, and it is headed by a non-executive chairperson. About the World Food Safety Day, it is observed on 7th of June every year. This year the theme was safer food, better health, and it was marked by the United Nations in 2018 to raise awareness about food safety. So World Health Organization and Food and Agriculture Organization
facilitate the observance of World Food Safety Day. So the next topic is green jobs. So to mark the World Environment Day, Prime Minister Modi mentioned India's efforts to create green jobs. So what is this green job? So basically the class of jobs which are having a positive impact on the planet, they are green jobs. So it could be involved in renewable energy, conservation of resources, any uh, uh, industry which ensures energy efficiency. So these are green jobs. So if we promote green jobs or train individuals regarding green jobs, then we would be able to ensure limiting greenhouse gas emissions, minimizing waste and pollution, etc. So for that, India had initiated Skill Council for Green Jobs in 2015, which is a not-for-profit organization, and it's an industry-led initiative. It is promoted by the Ministry of New and Renewable Energy and the CII. So the aim is to implement industry-led collaborative skills so that individuals can be trained regarding the significance of green jobs. So even the International Labour Organization says that by the next decade, India would be able to create about 3 million jobs in the renewable energy sector. And at the global level, Green Jobs Initiative was launched in 2008 for the same purpose by the International Labour Organization, International Trade Union Confederation, the United Nations Environment Programme, and the International Employers Organization. So the next topic is next generation corvettes. So Defence Acquisition Council has given the acceptance of necessity for the next generation corvettes of the Indian Navy at an approximate cost of about 36,000 crores. So what are corvettes? So corvettes are basically small class of naval ships, and they fall below the warship and even frigates. So they are very agile. They are categorized into the missile boats, anti-submarine ships, coastal patrol crafts, and even fast attack naval vessels. The use of corvettes date back to 18th and 19th century, when they were used in naval warfare. And during the Second World War, the term corvette was extensively used to describe vessels which had anti-submarine roles. So India has Kamota class corvettes, and INS Kamota, INS Kadmat, INS Kiltan, and INS Karvarati belong to these class of corvettes. So what will be the new or the next generation corvettes in India? So they will be manufactured, of course, in India. And in addition to the anti-submarine roles, they will also have surveillance missions roles, escort operations, deterrence, service action group operations, search and attack, and coastal defense roles. Okay. So what is the next topic? So the next topic is India-Vietnam defense ties. So you know that Rajnath Singh ji, the defense minister of India, is on a visit to Vietnam, and India and Vietnam has thereby signed this joint vision statement on India-Vietnam defense partnership towards 2030. So many agreements, of course, are there, but we're going to discuss only a few of them, like this 500 million defense line of credit, which has been extended to Vietnam so that they can enhance their defense capabilities. They can procure these defense equipment from India using this 500 million defense line of credit. And even an MOU has been signed on mutual logistics support. So this is first kind of an agreement that Vietnam has entered into with another country. So India already has such kind of an agreement with the US, Australia, Japan, France, South Korea, and Singapore. So basically this agreement allows the militaries to use each other's bases for repair and replenishment of supplies. India will also help their armed forces for the training of their Air Force officers using the simulators and the monetary grant that India has promised for Vietnam. So the next topic is recovery of sculptures. So 10 antiquities which have been retrieved by the government of India from Australia and United States, they have been handed over to the government of Tamil Nadu recently in Delhi. So we're not going to discuss all the 10 antiquities or the sculptures, but we're going to discuss only the important ones. Like the first one, of course, is the stone sculpture of Dwarpalas. So these belong to the Vijayanagar dynasty, dating between 15th to 16th century, and they are holding a gada in one hand. Another leg is raised up to the level of his knee, and there is Nataraj Murti also. You know that Nataraj is a depiction of Shiva, and Kankal Murti is also there. So it is a fearsome aspect of Lord Shiva and Bhairava.
And this Nandi Keshwar, it's a bronze image which dates back to 13th century. It is standing in the Tribhanga posture with folded arms, and there is the standing child Sambandar. So you know that Sambandar is the popular 7th century child saint. He composed hymns in praise of Lord Shiva. Okay, so these were our topics for today, and you know that this today we also share the weekly current affair compilations. So just download that from our Telegram group. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.